अध्याय 21 इटली का एकीकरण। इटली तथा वियना समझौता। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात इटली के राजनीतिक मानचित्र में महान परिवर्तन हुआ। वियना कांग्रेस के सदस्यों ने यूरोप के सभी देशों में सन 1789 से पूर्व की राजनीतिक स्थिति को पुनर्स्थापित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया था। इसी निर्णय के अनुसार इटली के उस साम्राज्य को विघटित करने का निश्चय किया गया जिसकी स्थापना नेपोलियन ने की थी। इस प्रकार वियना समझौते के अंतर्गत इटली को 8 छोटे छोटे राज्यों पिडमोंट, लंबार्डी, वेनेशिया, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पोप का राज्य तथा नेपिल्स में विभक्त कर दिया गया। लंबार्डी व वेनेशिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। मोडेना, पार्मा व टस्कनी प्रदेशों में ऑस्ट्रिया के राजवंश के व्यक्तियों को शासक नियुक्त किया गया। नेपिल्स के राजा ने ऑस्ट्रिया के साथ सुरक्षात्मक संधि कर ली थी। पृष्ठ 249। इस प्रकार पीडमोंट तथा पोप के राज्य को छोड़कर संपूर्ण इटली पर मेटरनिक का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया तथा इटली की राष्ट्रीय एकता का अंत हो गया। इटली में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ। उपर्युक्त पंक्तियों से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वियना समझौते के अनुसार इटली के विभिन्न राज्यों में प्राचीन राजवंशों के शासकों का एक तंत्रीय व निरंकुश शासन स्थापित कर दिया गया था। इन शासकों ने नेपोलियन द्वारा स्थापित की गई राजनीतिक व संवैधानिक परंपराओं को समाप्त करके स्वयं को महान प्रतिक्रियावादी सिद्ध कर दिया। इन शासकों की निरंकुश शासन प्रणाली से इटली की जनता में तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि इस शासन प्रणाली का सूत्रपात जनता की राष्ट्रीयता की भावना का दमन करने के उद्देश्य से किया गया था। किंतु इसके विपरीत राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और एकता की भावना धीरे धीरे अधिक लोकप्रिय हो गई और राष्ट्रभक्तों ने निरंकुश शासकों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संगठित होकर राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किया। कार्बोनरी की स्थापना। इटली की परिवर्तित परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम तीव्र व व्यापक असंतोष के रूप में प्रकट हुआ। इस असंतोष ने लोगों को निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष करने तथा इटली को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस उद्देश्य में सफलता पाने के लिए कार्बोनरी नामक गुप्त समिति की स्थापना की तथा इस समिति की शाखाएं संपूर्ण इटली में खोली गयीं। कार्बोनरी का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा विदेशियों को इटली से बाहर निकालना था। ये इटली के देशभक्तों का एकमात्र ऐसा संगठन था जिसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित किए गए थे। ग्रांट एवं टेम्परले के शब्दों में गुप्त समितियों यानी मुख्यतः कार्बोनरी की स्थापना पूरे देश में इटली की एकता की दिशा में कार्य करने के लिए की गई थी। सन 1820 के विद्रोह। सन 1820 में स्पेन में फर्डिनेंड सप्तम के निरंकुश शासन के विरुद्ध सफल विद्रोह हुआ। इस सफलता का समाचार सुनकर इटली के देशभक्तों ने भी संबंधित राज्यों के निरंकुश शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम नेपिल्स की जनता ने विद्रोह किया और सन 1812 के उदार संविधान को लागू करने की मांग की। पीडमोंट की जनता ने भी नेपिल्स की जनता के मार्ग का अनुसरण किया। दोनों राज्यों ने शासकों ने जनता की मांगों को स्वीकार कर लिया, किंतु मेटरनिक इन परिवर्तनों से अत्यधिक चिंतित हुआ, क्योंकि वो संपूर्ण यूरोप महाद्वीप में शांति बनाए रखने के लिए यथास्थिति चाहता था। उसने लेबाक में संयुक्त व्यवस्था की बैठक आयोजित करके उपर्युक्त राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रम को प्रस्तुत किया तथा इन राज्यों के विद्रोह को कुचलकर यथास्थिति कायम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इंग्लैंड के द्वारा विरोध किए जाने पर भी मित्र राष्ट्रों ने मेटरनिक को नेपिल्स व पीडमोंट के विद्रोह को सैनिक बल के द्वारा कुचलने के लिए अधिकृत कर दिया। फलस्वरूप ऑस्ट्रिया की सेना ने दोनों राज्यों के विद्रोह का बुरी तरह दमन कर दिया। इस प्रकार इटली के देशभक्त अपने पहले प्रयास में ही बुरी तरह असफल हो गए। मेजिनी का उदय। मेजिनी इटली के उन महानतम नेताओं में से था जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उसे इटली की आत्मा कहा जाता था। उसका जन्म जिनेवा के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के परिवार में हुआ था। उसका पिता फ्रांस की राजक्रांति के सिद्धांतों का कट्टर समर्थक था। पृष्ठ 250। इस प्रकार मेजिनी का पारिवारिक वातावरण देशभक्ति, राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी भावनाओं से परिपूर्ण था। निसंदेह इस वातावरण ने मेजिनी के भावी जीवन को निर्णायक दिशा प्रदान की थी। छोटी आयु में ही मेजिनी क्रांतिकारी बन गया। उसका उद्देश्य इटली को विदेशियों के शासन से मुक्त करना था। उसका दृढ़ विश्वास था कि इटली की स्वतंत्रता व एकता का सबसे प्रबल शत्रु ऑस्ट्रिया था, अतः ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना अत्यावश्यक था।
उस समय कार्बोनरी ही एकमात्र राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्यरत थी। मेजिनी ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। क्रांतिकारी विचारों के कारण उसे बंदी बना लिया गया। सेवोना के किले के बंदी गृह में भी उसने क्रांतिकारी लेखों के माध्यम से इटली की जनता को जागृत करने का महान कार्य पूरा किया था। वो कार्बोनरी के कार्यक्रम तथा कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं था। वो देश में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना करना चाहता था। क्रांतिपूर्ण विचारों के कारण उसे पुनः गिरफ्तार करके देश से निष्कासित कर दिया गया। विदेशों में रहकर अनेक क्रांतिकारी लेखों व पुस्तकों को लिखकर उसने देश की सेवा की थी। सन 1830 की जुलाई क्रांति का प्रभाव इटली के विभिन्न राज्यों पर पड़ा। मेजिनी के नेतृत्व में जनता ने बड़े उत्साह से क्रांति में भाग लिया, किंतु उसे पुनः बंदी बनाकर फ्रांस के लिए निर्वासित कर दिया गया। यंग इटली की स्थापना। पूर्व पंक्तियों में ये संकेत दिया जा चुका है कि मेजिनी कार्बोनरी की कार्य पद्धति से संतुष्ट नहीं था। वो तथा उसके अन्य सहयोगी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऑस्ट्रिया इटली की एकीकरण का सबसे बड़ा शत्रु है तथा उसे इटली से बाहर निकालने एवं इटली की राजनीतिक व राष्ट्रीय एकता के लिए कार्बोनरी के अतिरिक्त अन्य कोई सक्षम व प्रभावशाली संगठन स्थापित होना ही चाहिए। उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर मेजिनी ने इटली के युवा वर्ग का एक नवीन संगठन स्थापित किया, जिसे यंग इटली पुकारा गया। उसे इटली की युवा शक्ति पर बड़ा विश्वास था। उसका ये विचार था कि देश के युवा वर्ग को क्रांति का नेतृत्व करना चाहिए। उनके सहयोग के अभाव में कोई सामाजिक व राजनीतिक क्रांति सफल नहीं हो सकती। यंग इटली के मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, इटली को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना, गणतंत्रीय शासन पद्धति को लागू करना तथा बाहरी सहायता के बिना इटली वासियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना आदि थे। इस संगठन के कार्यक्रम के विषय में इतिहासकार हेजन ने लिखा है, यंग इटली का कार्यक्रम स्पष्ट तथा सशक्त था। उसकी मुख्य बातें थी, ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना है, युद्ध अवश्यंभावी है, अतः वो जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। इटली की जनता को विदेशी सरकारों की सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपनी निजी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। पृष्ठ 251। इटली के युवा वर्ग पर मेजिनी के संदेश का अनुकूल प्रभाव पड़ा और मात्र 2 वर्ष में यंग इटली की शाखाएं सभी राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित हो गईं। 1848 की क्रांति। फ्रांस में 1848 की क्रांति का विस्फोट होने पर उसकी सफलता का समाचार सुनकर इटली की जनता का उत्साह बढ़ गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के पतन की घटना के विषय में जब इटली वासियों को ज्ञात हुआ तो उनके हर्ष एवं उत्साह की सीमा न रही। लंबार्डी, वेनेशिया, नेपल्स, टस्कनी, पीडमोंट एवं पोप के राज्य की जनता ने विद्रोह कर दिया। सभी राज्यों के शासकों ने निरंकुशता का मार्ग छोड़कर उदार संविधानों को लागू कर दिया। इटली की जनता ने अपने राज्यों के शासकों से मांग की कि ऑस्ट्रिया को सदैव के लिए इटली से बाहर निकालने के लिए वे संगठित होकर संघर्ष करें। अंततः पीडमोंट सार्डिनिया के राजा चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली के राज्यों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रारंभ में लगभग सभी राज्यों के शासकों ने चार्ल्स को पूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप ऑस्ट्रिया की सेना को अनेक स्थानों पर पराजित होना पड़ा, किंतु शीघ्र ही शासकों की एकता भंग हो गई। सर्वप्रथम पोप ने अपनी सेना को रण क्षेत्र से वापस बुलाने का आदेश दिया। तत्पश्चात नेपल्स, टस्कनी व अन्य राज्यों ने भी पोप के मार्ग का अनुसरण किया। फलस्वरूप अकेला चार्ल्स एल्बर्ट ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अधिक समय तक प्रतिरोध न कर सका और 23 मार्च 1849 को नोवारा के युद्ध में ऑस्ट्रिया द्वारा बुरी तरह पराजित हुआ। उसे इटली के राज्यों के शासकों के विश्वासघातपूर्ण व्यवहार से इतना अधिक दुख हुआ कि उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा शासन की बागडोर अपने पुत्र विक्टर एमेनुएल द्वितीय को सौंप दी। रोम में गणतंत्र की स्थापना। जब चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, उसी समय मेजिनी के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने रोम में विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह इतना सुसंगठित व शक्तिशाली था कि पोप रोम छोड़कर नेपल्स भाग गया। क्रांतिकारियों ने रोम में गणतंत्र की घोषणा कर दी, किंतु ये गणतंत्रीय सरकार स्थायी नहीं रह सकी। फ्रांस के द्वितीय गणराज्य के राष्ट्रपति लुई नेपोलियन ने सन 1849 में अपनी सेना भेजकर रोम की गणतंत्रीय सरकार का दमन कर दिया तथा पोप के शासन की पुनर्स्थापना कर दी। इसी प्रकार संपूर्ण इटली में क्रांतिकारियों का दमन कर दिया गया। एकीकरण के क्षेत्र में नवीन युग का प्रारंभ।
यद्यपि चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में लड़ा गया स्वाधीनता संग्राम इटली की जनता को राजनीतिक व राष्ट्रीय एकता तथा स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सका, तथापि यह निर्विवाद सत्य है कि इटली के देशभक्तों को अपनी असफलताओं से पर्याप्त अनुभव प्राप्त हुआ था। निरंतर असफलताओं के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रजातांत्रिक व संवैधानिक साधनों के द्वारा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव था। राष्ट्रवादियों की संपूर्ण आशाओं का केंद्र बिंदु पीडमोंट राज्य था। उसका विश्वास था कि पीडमोंट राज्य ही एकीकरण अभियान का नेतृत्व कर सकता था, क्योंकि इटली के समस्त राज्यों में पीडमोंट एक आदर्श राज्य था। वहां का राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय सेवाय वंश का ईमानदार राजा माना जाता था। उसका व्यक्तित्व वीर सैनिक, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा कुशल प्रशासक के गुणों से परिपूर्ण था। सन 1852 में उसने काउंट कावूर को पीडमोंट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके साथ ही इटली के एकीकरण के क्षेत्र में नवीन युग का सूत्रपात हुआ। पृष्ठ 252। इटली के एकीकरण में कावूर का योगदान। कावूर 19वीं शताब्दी के यूरोप महाद्वीप का महान राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ था। पीडमोंट सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वो पिछले 2 दशकों में अपनी कार्यकुशलता, वाक्पटुता, योग्यता तथा राजनीतिक क्षमता के लिए जनता में लोकप्रिय हो गया था। इस लोकप्रियता के कारण उसे पीडमोंट की प्रथम संसद का सदस्य चुना गया तथा 1850 में उसे कृषि व वाणिज्य मंत्री का पद प्राप्त हो गया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर सम्राट ने 1852 में उसे प्रधानमंत्री पद प्रदान किया तथा इस पद पर वो मृत्यु पर्यंत बना रहा। इटली का एकीकरण संपन्न करने के लिए कावूर के मस्तिष्क में सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित योजना थी। इस योजना की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थीं। प्रथम, कावूर का विचार था कि केवल पीडमोंट सार्डिनिया राज्य के नेतृत्व में ही इटली के एकीकरण का अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। द्वितीय, कावूर राजतंत्र का समर्थक था। वो राजतंत्र के अंतर्गत ही इटली को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। तृतीय, वो पीडमोंट को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था ताकि अन्य राज्य पीडमोंट का नेतृत्व स्वीकार कर सके। चतुर्थ, वो ऑस्ट्रिया को इटली की एकता व स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसका विचार था कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालकर ही इटली राष्ट्र का निर्माण संभव है। पंचम, वो इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहता था। उसकी ये योजना थी कि अन्य राष्ट्रों की सहायता से ऑस्ट्रिया को इटली से निकालना सुगम होगा। षष्ठम, कावूर इटली की स्वतंत्रता एवं एकीकरण के लिए युद्ध को अनिवार्य समझता था। इसके लिए वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पीडमोंट की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चाहता था। क्रीमिया युद्ध 1854 से 1857। इटली के राज्यों से ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त करने के लिए तथा इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए कावूर यूरोप के किसी बड़े राष्ट्र का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। वो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करता रहा जब इटली यूरोप के अन्य देशों को किसी प्रकार का सहयोग प्रदान कर सके। सौभाग्यवश क्रीमिया युद्ध में उसे ये अवसर प्राप्त हो गया। ये युद्ध मुख्य रूप से टर्की तथा रूस के मध्य लड़ा गया था, किंतु इंग्लैंड व फ्रांस ने अपने स्वार्थों के कारण टर्की को सैनिक सहयोग प्रदान किया था। पीडमोंट का इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं था, किंतु दूरदर्शी नेता कावूर ने पीडमोंट की सेना को टर्की, इंग्लैंड व फ्रांस के समर्थन में क्रीमिया युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया। क्रीमिया के युद्ध में इटली के भागे का निर्णय हुआ। 1856 की पेरिस संधि के समय कावूर को भी आमंत्रित किया गया था। वहां पर उसने इटली की समस्याओं को यूरोप के बड़े देशों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा इन समस्याओं के लिए ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया। ये कावूर की महान कूटनीतिक सफलता थी। यद्यपि उसे क्रीमिया के युद्ध तथा पेरिस की संधि से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ, तथापि इस युद्ध के फलस्वरूप पीडमोंट की राजनीतिक शक्ति तथा कावूर की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली के एकीकरण अभियान को मान्यता प्रदान करके उसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या का स्वरूप प्रदान कर दिया। नेपोलियन तृतीय के साथ संधि। कावूर को क्रीमिया युद्ध में भाग लेने का प्रतिफल तुरंत प्राप्त हो गया। उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। 21 जुलाई 1858 को दोनों के मध्य प्लॉम्बियर्स की संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पीडमोंट को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। पृष्ठ 253।
ये भी निश्चय किया गया कि लॉम्बार्डी तथा वेनेशिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया से लेकर पीडमॉन्ट को दे दिए जाएंगे तथा पार्मा, मोडेन व टस्कनी राज्यों को भी पीडमॉन्ट के साथ मिला दिया जाएगा। इस सहायता के बदले में फ्रांस को इटली के नीस व सेवोय प्रदेश देने का वचन कावूर ने दे दिया। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध 1859। संभावना के अनुरूप 1859 में ऑस्ट्रिया ने पीडमॉन्ट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्लम्बियर्स की संधि की शर्तों के आधार पर नेपोलियन तृतीय ने पीडमॉन्ट के समर्थन में फ्रांस की सेना को भेज दिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया आक्रामक देश था, अतः इस युद्ध में कुछ अन्य शक्तियों की सहानुभूति भी पीडमॉन्ट के साथ थी। दोनों स्थानों पर विपक्षी सेनाओं की परस्पर मुठभेड़ हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना की भीषण पराजय हुई। उसे लंबार्डी का प्रदेश खाली करना पड़ा तथा ये प्रतीत होने लगा कि वेनेशिया का प्रदेश भी शीघ्र ही ऑस्ट्रिया को खाली करना पड़ेगा। किंतु इसी मध्य नेपोलियन तृतीय ने अपना निर्णय बदल लिया तथा अपनी सेना को युद्ध के मैदान से वापस बुला लिया। नेपोलियन तृतीय का ये निर्णय इटली के लिए निराशाजनक, विस्मयकारी, विश्वासघाती तथा दुखद था। संभवतः नेपोलियन तृतीय ने ये सोचकर कि इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर फ्रांस के लिए अधिक खतरनाक सिद्ध होगा, अपनी नीति में परिवर्तन किया था। विवश होकर पीडमॉन्ट को ऑस्ट्रिया के साथ 11 जुलाई 1859 को विला फ्रेंका की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार लंबार्डी का प्रदेश पीडमॉन्ट को तथा वेनेशिया का प्रदेश ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। कावूर ने सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय को परामर्श दिया कि उपर्युक्त संधि को ठुकराकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखा जाए, किंतु सम्राट ने कावूर के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर कावूर ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु कुछ माह पश्चात उसे पुनः प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। उत्तर मध्य इटली का एकीकरण। जिस समय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पीडमॉन्ट व फ्रांस की संयुक्त सेनाओं का युद्ध चल रहा था, उसी अवधि में इटली के उत्तर मध्य में स्थित राज्यों पार्मा, मोडेना, टस्कनी की जनता ने अपने निरंकुश शासकों के विरुद्ध क्रांति करके उन्हें भगा दिया और पीडमॉन्ट में विलीन होने की इच्छा प्रकट की। इसी मध्य विला फ्रेंका की संधि हो जाने से ऑस्ट्रिया व पीडमॉन्ट का युद्ध बंद हो गया तथा उत्तर मध्य के इन प्रदेशों के शासकों को भी पुनः सत्तारूढ़ कर दिया गया। किंतु इन प्रदेशों की जनता ने अपना संघर्ष अभियान निरंतर जारी रखा। सौभाग्यवश उनके संघर्ष को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर ने भी अपना पूरा समर्थन प्रदान करने की घोषणा की। यद्यपि उपर्युक्त प्रदेशों की जनता ने पीडमॉन्ट के साथ मिलने का प्रस्ताव किया था, किंतु कावूर पिछली घटनाओं से भयभीत था, अतः वो इस प्रस्ताव को नेपोलियन तृतीय की स्वीकृति दिलाना चाहता था। कावूर ने नेपोलियन तृतीय के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि यदि वो उत्तर मध्य इटली के प्रदेशों को पीडमॉन्ट में विलय करने के कार्य को मान्यता प्रदान कर दे तो उसे नीस व सेवोय के प्रदेश प्रदान कर दिए जाएंगे। नेपोलियन तृतीय ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी। फलस्वरूप इन राज्यों को पीडमॉन्ट में मिलाकर उत्तर मध्य इटली के एकीकरण को पूरा कर दिया गया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को नवनिर्मित संघ का सम्राट घोषित किया गया। 2 अप्रैल 1860 को ट्यूरिन में एकीकृत इटली की संसद का प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। नीस व सेवोय के प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए। सेवोय सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय का पैतृक राज्य था, जबकि नीस का प्रदेश गैरीबाल्डी का जन्मस्थल था। इसलिए ये निर्णय इन दोनों के लिए दुखद एवं असह्य था, किंतु कावूर ने राष्ट्र के व्यापक हितों को देखते हुए इन प्रदेशों को फ्रांस को देकर अपनी कूटनीतिक योग्यता का परिचय दिया। पृष्ठ 254। गैरीबाल्डी की भूमिका। गैरीबाल्डी अपने समय का महान देशभक्त था। उसका जन्म नीस प्रदेश के नाविक परिवार में सन 1807 में हुआ था। प्रारंभ से ही उसे इटली की समस्याओं में गहरी रुचि थी। उस समय देश में मेजनी लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर था। उसका अनुसरण करते हुए गैरीबाल्डी भी यंग इटली का सदस्य बन गया। वो छापामार युद्ध के लिए सर्वविख्यात था। सन 1848 की क्रांति में गैरीबाल्डी की भूमिका सराहनीय एवं साहसिक थी। जब 1849 में रोम में मेजनी द्वारा स्थापित किए गए गणतंत्र को समाप्त करने के लिए फ्रांस की सेना ने रोम में प्रवेश किया, तो गैरीबाल्डी भी अपनी सेना लेकर मेजनी की सहायता के लिए वहां पहुंच गया। युद्ध में वो बुरी तरह पराजित हो गया तथा प्राण रक्षा के लिए जंगलों में भाग गया। ऑस्ट्रिया व फ्रांस के सैनिकों ने वहां भी उसका पीछा किया, किंतु किसी प्रकार वो अपने प्राण बचाकर दक्षिणी अमेरिका भाग गया। यद्यपि गैरीबाल्डी अपने अभियान में सफल नहीं हो सका, तथापि उसके त्याग, वीरता, साहस व देश प्रेम की भावना ने इटली की स्वतंत्रता प्रेमियों के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी।
सन 1854 में वो पुनः इटली में आ गया तथा 1859 में पीडमोंट ऑस्ट्रिया युद्ध में उसने सक्रिय भाग लिया था। सिसिली व नेपल्स पर अधिकार। सिसिली की जनता ने सन 1860 में नेपल्स के शासक फ्रांसिस द्वितीय के विरुद्ध क्रांति कर दी तथा उन्होंने गैरीबाल्डी से सहायता की याचना की। कावूर ने भी गैरीबाल्डी को गुप्त रूप से समर्थन देने का वचन दे दिया। पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने भी अपने व्यक्तिगत साधनों से 30 लाख फ्रैंक की धनराशि गैरीबाल्डी को प्रदान की। 1000 नौजवान सैनिकों जो लाल कमीज पहने हुए थे को साथ लेकर गैरीबाल्डी ने 5 मई 1860 ईस्वी को समुद्री मार्ग से सिसिली के लिए प्रस्थान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि गैरीबाल्डी इस अभियान में असफल हो जाएगा क्योंकि नेपल्स के राज के पास लगभग 1,24,000 सैनिक थे, किंतु भाग्य ने गैरीबाल्डी का साथ दिया। लगभग 2 माह तक संघर्ष करने के बाद उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया तथा स्वयं को वहां का तानाशाह घोषित कर दिया। इसके तुरंत पश्चात उसने बड़ी सफलता से नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। निसंदेह ये गैरीबाल्डी की महान उपलब्धि थी। गैरीबाल्डी की महानता। सिसिली व नेपल्स को फ्रांसिस द्वितीय की निरंकुशता से मुक्त कराने के पश्चात गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण को पूर्ण करने के उद्देश्य से रोम पर आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु कावूर ने गैरीबाल्डी के इस निर्णय का विरोध किया। उस समय रोम में पोप की सहायता के लिए फ्रांस की सेना टिकी हुई थी। कावूर को यह भय था कि यदि गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण कर दिया तो उसे फ्रांस की शक्तिशाली सेना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कावूर ने गैरीबाल्डी के प्रयासों को हतोत्साहित करके राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उसके हाथों से लेने का निश्चय किया। उसने गैरीबाल्डी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वो जीते हुए प्रदेशों को पीडमोंट को समर्पित कर दे। गैरीबाल्डी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इन प्रदेशों की जनता ने भी पीडमोंट के साथ मिलने की इच्छा प्रकट की। गैरीबाल्डी ने दोनों प्रदेश विक्टर इमैनुअल को सौंप दिए तथा बदले में दिए गए सभी पुरस्कारों को ठुकराकर केप्रेरा द्वीप के लिए चला गया। उसने कहा था, स्वयं देशभक्ति ही एक महान पुरस्कार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वतंत्र इटली चिरंजीवी हो। पृष्ठ 255। इस प्रकार सन 1861 तक वेनेशिया व रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। 17 मार्च 1861 को इटली की नवीन संसद ने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित किया। ट्यूरिन को इटली की राजधानी बनाया गया। कावूर की मृत्यु। अत्यधिक परिश्रम एवं बीमारी के कारण 6 जून 1861 को कावूर की मृत्यु हो गई। उस समय उसकी अवस्था मात्र 51 वर्ष की थी। वो जीवन भर संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करता रहा। निरंकुशता व तानाशाही में उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने सदैव अपने राज्य की जनता व संसद के सहयोग से कार्य किया था। उसकी कूटनीतिक योग्यता एवं दूरदर्शिता के फलस्वरूप इटली का एकीकरण संभव हो सका। यदि कावूर का उदय नहीं होता तो मेजिनी व गैरीबाल्डी के प्रयास व्यर्थ हो जाते। इतिहासकार फिलिप्स ने लिखा है, इटली राष्ट्र का निर्माण कावूर के कार्यों का प्रतिफल था। अन्य देशभक्तों ने स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित किया था, किंतु कावूर ने उनकी सेवाओं को सही दिशा देकर राष्ट्र निर्माण के कार्य को संभव बनाया था। वेनेशिया पर अधिकार। कावूर की मृत्यु के समय वेनेशिया व रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण पूरा हो गया था। वेनेशिया का प्रदेश ऑस्ट्रिया के अधीन था, जबकि रोम पर पोप का अधिकार था। नेपोलियन तृतीय ने 1849 में पोप की सहायता व सुरक्षा के लिए फ्रांस की सेना रोम में तैनात कर दी थी। इन दोनों राज्यों के स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास जर्मनी के एकीकरण के इतिहास में संबंधित है। सन 1866 में जर्मनी के उत्तरी प्रदेशों को ऑस्ट्रिया की अधीनता से मुक्त कराने के लिए प्रशा व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ। विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने भी वेनेशिया प्रदेश को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशा के चांसलर बिस्मार्क से संधि करके इस युद्ध में भाग लिया। सेडोवा के युद्ध में प्रशा व इटली की संयुक्त सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। तत्पश्चात वेनेशिया का प्रदेश इटली को प्राप्त हो गया। रोम पर अधिकार। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय के फलस्वरूप परिस्थितियों में तेजी के साथ परिवर्तन हुआ। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए फ्रांस के समक्ष युद्ध की अनिवार्यता की परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया। सन 1870 में जब फ्रांस व प्रशा के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो फ्रांस को विवश होकर अपनी सेना को रोम से वापस बुलाना पड़ा। अब परिस्थितियां इटली के अनुकूल बन गईं। विक्टर इमैनुअल ने पोप से निम्नलिखित अपील की।
एक पुत्र के समान स्नेह के साथ, कैथोलिक धर्म में विश्वास के साथ तथा इटली के नागरिक की आत्मा के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप परिस्थिति की गंभीरता को स्वीकार करें तथा रोम को स्वतंत्र घोषित कर दें, क्योंकि इटली की सरकार उस पर अधिकार करने के लिए चिंतित है। पोप ने इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। विवश होकर इटली की सेना ने रोम पर आक्रमण कर दिया। पोप की सेना पराजित हो गई और 20 सितंबर 1870 को इटली की सेना ने रोम में प्रवेश किया। इस प्रकार अंततः इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया तथा रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। पृष्ठ 256। प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, इटली के एकीकरण का क्रमबद्ध इतिहास बताइए। प्रश्न 2, इटली के एकीकरण में मेजिनी, कावूर व गेरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1815 ईस्वी से पूर्व इटली की स्थिति बताइए। प्रश्न 2, मेजिनी के उदय पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, इटली के एकीकरण में कावूर के योगदान की विवेचना कीजिए। प्रश्न 4, इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी की भूमिका वर्णित कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, राष्ट्रीय एकीकरण हेतु इटली के देशभक्तों ने गुप्त समिति स्थापित की थी। 1, जोलबरीन, 2, वार्शनशॉफ्ट, 3, लाल कमीज वालों का समाज, 4, कार्बोनरी। उत्तर 4, कार्बोनरी। प्रश्न 2, कार्बोनरी का ना तो कोई कार्यक्रम था, न विश्वास और न ही उच्च विचार। ये कहा था। 1, गेरिबाल्डी, 2, कावूर, 3, मेजिनी, 4, नेपोलियन तृतीय। उत्तर 1, गेरिबाल्डी ने। प्रश्न 3, यंग इटली की स्थापना की थी। 1, मेजिनी ने, 2, कावूर ने, 3, गेरिबाल्डी ने, 4, चार्ल्स एल्बर्ट ने। उत्तर 1, मेजिनी ने। प्रश्न 4, चार्ल्स एल्बर्ट शासक था। 1, नेपल्स का, 2, रोम का, 3, पायडमांड सार्डिनिया का, 4, टुस्कनी का। उत्तर 3, पायडमांड सार्डिनिया का। प्रश्न 5, कावूर पायडमांड का प्रधानमंत्री कब बना। 1, 1852 ईस्वी में, 2, 1848 ईस्वी में, 3, 1856 ईस्वी में, 4, 1870 ईस्वी में। उत्तर 1, 1852 ईस्वी में। प्रश्न 6, कावूर ने इटली की सेना को क्रीमिया के युद्ध में किसके विरुद्ध भेजा था। 1, टर्की के, 2, रूस के, 3, इंग्लैंड के, 4, फ्रांस के। उत्तर 2, रूस के। प्रश्न 7, 1807 में गेरिबाल्डी का जन्म किस नगर में हुआ था। 1, सेवॉय में, 2, पायडमांड में, 3, नीस में, 4, इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3, नीस में।